अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे मोतबर अवार्ड माना जाता है। इसके 6 शोबे हैं जिनमें तिब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस यानी अमन। नोबेल अमन इनाम जो कि ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करता है क्योंकि ये किसी फ़र्द या इदारे को दिया जाता है जिसने अमन या इंसानी हकूक़ और अक़वाम आलम के दरमियान भाईचारे के लिए नुमाया किरदार अदा किया हो। इस इनाम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये किसी शख्सियत या तहरीक को बैनुल-अक़वामी जवाज़ यानी लेजिटिमेसी को फराहम करता है और वो इस लेजिटिमेसी की बुनियाद पर अपने नज़रिए को ना सिर्फ आगे बढ़ाता है, उसकी तरवीज करता है, बल्कि दुनिया को अपने नुक्ता नज़र पर कायल करने की कोशिश करता है। जैसे पाकिस्तान की एक बच्ची जिसका नाम मलाला यूसुफजई है, उसको भी बच्चियों की तालीम के लिए काम करने पर और तालिबान से गोली खाने पर जनाब पीस का यानी अमन का नोबेल इनाम दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो माजी में मार्टिन लूथर किंग जिनको अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चलाने पर पीस प्राइज़ दिया गया था, और इसी तरीके से नेल्सन मंडेला हैं जिन्हें नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद पर नोबेल का अमन इनाम दिया गया था। और इसके ये इनाम हासिल करने के बाद ये जो शख्सियात हैं इनकी ना सिर्फ साख बढ़ती है बल्कि उनके नज़रियात और बयानिए को भी तरक्की मिलती है, ताकत मिलती है, उनकी आवाज़ तवाना होती है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये जो अमन इनाम है नोबेल पीस प्राइज़, इसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ क्यों किया, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा रिप्यूटेड इदारा है जिसका बुनियादी मकसद ही मसावात को आगे लेके चलना है, जिसका बुनियादी मकसद हर शोबे में नुमाया काम करने वालों को उनकी हौसला अफजाई करना है। और ये इदारा किसी ज़ाती जो है ना वो ताल्लुक़ की बुनियाद पर या किसी और प्रेशर की बुनियाद पर या लॉबिंग की बुनियाद पर इस बात का फ़ैसला नहीं करता कि उसने किसको अमन इनाम देना है या नहीं देना। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नोबेल कमेटी के असूल और मेयार वो इतने सख्त हैं कि उससे डिविएट करना या उससे रूगर्दानी करना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं होता। अगरचे अवार्ड फर्द या इदारे की ज़ाती खिदमात पर दिया जाता है, ना कि उसके ख़ानदान के माजी पर, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक किसी ऐसे शख्स को नोबेल अमन इनाम बराह रास्त नहीं दिया गया जिसके वालिदैन या करीबी अहले खाना आलमी सतह पर काला दम दहशतगर्द तंजीमों के रुकन या कायद रहे हों। और यही वो नुक्ता है जहां पर मैं अब आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं। माजी में पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कोई नया फिनोमिना नहीं है। अलबत्ता मौजूदा दौर में और ख़ास तौर पर ये गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दो ऐसी तंजीमें उभर के सामने आईं जिन्होंने ना सिर्फ दहशतगर्दी के ज़रिए अपने जो मफादात हैं उनको हासिल करने की कोशिश की, बल्कि इन दोनों तंजीमों को इंटरनेशनल लेवल पर दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर किया गया। और दहशतगर्द तंजीम अगर किसी भी ग्रुप को आलमी सतह पर दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए तो फिर उसके लिए दुनिया के अंदर नकलो हरकत करना या अपने नज़रिए की तरवीज करना, और ख़ास तौर पर ऐसी तंजीम जो कि गोली की ज़ुबान पर बात करे, जो खुदकुश हमलों को जायज़ तस्वुर करे, जो रियासती इदारों पर हमला करे या जो ट्रेन्स तक को निशाना बनाए, उसके लिए तो दुनिया के अंदर किसी तरह का कोई नरम गोशा बाकी नहीं रहता। अब इस सूरत हाल में
ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि BLA की कोई पॉलिटिकल चेहरा हमारे सामने आया हो, लेकिन हालिया बरसों के अंदर ये जो BLA है इसका एक पॉलिटिकल चेहरा भी हमारे सामने आया, जिसको हम BLA का सॉफ्ट फेस कहते हैं, और वो हमारे सामने आया BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी की सूरत में और उसकी कायद मोहतरमा मारंग लांगू की सूरत में। और डॉक्टर मारंग लांगू जो हैं वो ख़ास तौर पर जब BLA को ज़रूरत पेश आई थी अपने ऊपर दबाव को या तवज्जो को हटाने के लिए, तब BYC ने आगे बढ़कर उनके लिए फेस सेविंग या उनके लिए सेफ एग्जिट का बंदोबस्त किया। ख़ास तौर पर जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े को अगर आप देखें तो ये एक ऐसा सानिया था जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। पूरी दुनिया में आज तक कभी पूरी ट्रेन को यरगमाल नहीं बनाया गया था, पूरी ट्रेन को इस मकसद के लिए हिट नहीं किया गया था कि उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो सफर कर रहे हैं। और इस वाक़े के बाद BYC ने एक ऐसे प्रोटेस्ट को अरेंज किया जो कि सिविल हॉस्पिटल कोयटा के बाहर था, और जब दुनिया जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े पर मजम्मत कर रही थी और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रही थी, BYC ने न सिर्फ सिविल हॉस्पिटल कोयटा का मुर्दा घर जहां पर जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े में मारे जाने वाले दहशत गर्दों की लाशों को रखा गया था, धावा बोला इस बुनियाद पर कि यहाँ पर जो है वो लापता अफराद की मैयत को रखा गया है, और धावा बोलकर लाशों को चुराया गया ताकि उन लाशों के ज़रिए इस बात की शनाख्त ना हो सके कि ये जो मारे जाने वाले लोग हैं ये कौन थे, कहां से आए थे, क्या ये पाकिस्तानी थे या ये इंडियन एजेंट थे जो कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े में मारे गए। और सिविल हॉस्पिटल कोयटा के मुर्दा घर पर जो धावा बोलने वाले लोग थे उनमें से डॉक्टर मारंग लांगू का नाम भी सरे फरिश्ता है। और इसी अरसे के दौरान डॉक्टर मारंग का BBC पर एक इंटरव्यू भी नशर हुआ था जहां पर उन्होंने अपने वालिद गफ्फार लांगू की कब्र के ऊपर बैठकर अश्क बहाते हुए BBC से गुफ्तगू की थी, और पूरी दुनिया ने देखा था कि जिस कब्र के ऊपर डॉक्टर मारंग लांगू बैठी हुई हैं उस कब्र के ऊपर BLA का झंडा लगा हुआ था। BLA का झंडा उनकी कब्र पर पड़ा हुआ था, यानी उस झंडे से उनकी कब्र को ढांपा गया था। और गफ्फार लांगू जो है वो BLA के एक सरगर्म और इस पर किसी को कोई शुबा नहीं है कि गफ्फार लांगू की BLA के साथ निस्बत क्या थी, और डॉक्टर मारंग जो है वो उसी गफ्फार लांगू की साहबजादी हैं, और वो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर लापता अफराद की कैंपेन चला रही हैं। अब डॉक्टर मारंग का जो नाम है वो अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया गया, और उनके लिए जो अमन इनाम को जो है वो नॉमिनेशन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर लॉबिंग की गई, जो कि नोबेल कमेटी की माजी के जो उन्होंने असूल तय किए थे उसके सरीहन मुनाफी। मैं आपके सामने दो लोगों की मिसालें रखता हूँ जिनको खिदमात की बुनियाद पर उनकी खिदमात को रिकग्नाइज तो किया गया, लेकिन ये जो रेड लाइंस लगाई गई थी उन रेड लाइंस की बुनियाद पर उनको कभी भी अमन के लिए खिदमात पर नोबेल इनाम के लिए जो है वो ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। उनमें से एक नाम है मुसब हसन यूसुफ का। ये जो मुसब हसन यूसुफ है ये हमास के बानी के साहबजादे थे, और इन्होंने हमास के बिल्कुल मुतवाज़ी अपनी एक नई शनाख्त की बुनियाद पर अमन के लिए काम किया था, और उनकी अमन के लिए जो काविशें थी उनको आलमी सतह पर तस्लीम भी किया गया था, लेकिन उनको कभी भी इस बुनियाद पर कि उनका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है, उनकी निस्बत एक ऐसे शख्स से है जिसके ऊपर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात थे, उन पर उनको अमन इनाम के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। दूसरा नाम ज़ैक इब्राहिम का है जो कि एक US बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट थे, और उनको भी उन्होंने अगरचे अमन के लिए
काफ़ी उन्होंने तकारीर की, काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद की, लेकिन उनका नाम भी उनके ख़ानदान के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की वजह से कभी ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। डॉक्टर मारंग के वालिद बराह रास्त एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता थे जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था, लेकिन इसके बावजूद यही वो लॉबिंग थी जिसकी बुनियाद के ऊपर डॉक्टर मारंग का नाम जो है वो अमन इनाम के लिए ना सिर्फ नामजद हुआ बल्कि वो उनके नाम के ऊपर अभी भी मजीद काम भी जारी है। यानी अगर डॉक्टर मारंग लागू जैसी शख्सियत जिसके वालिद BLA के रुकन थे, जो खुद आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम करार दी जा चुकी है, को नोबल इनाम के लिए आगे लाना ये ना सिर्फ एक गैर मामूली वाक़या होगा बल्कि ये अब नोबेल पीस कमेटी की साख के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठा रही है। बताया जाता है कि जो इस वक्त पीस कमेटी के सरबराह हैं जिनका नाम बताया गया है युर्गन वॉटने फ्रेंडस, ये इस वक्त नोबेल कमेटी के चेयरमैन हैं और दुनिया के सामने उन्हें अमन और आज़ादी इजहार की अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन बताया यह जाता है कि उनको भी इस मनसब पर लाने के लिए खुफिया इत्तेहादियों ने बड़ा ही रोल प्ले किया है और उनको इस मनसब पर लाने के पीछे माली बेज़ाब्तगियाँ, हेरा फेरी और इस जैसे और भी बहुत सारे मामलात हैं। बताया यह जाता है कि उनका ये सफ़र जो कि अब इस वक्त नोबेल पीस कमेटी के सरबराह के तौर पर है, वो एक बाज़ाब्ता मनसूबा बंदी थी जिसका मकसद इस जैसे इदारे यानी नोबेल पीस कमेटी जैसे इदारे को जियोपॉलिटिकल मकासद के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल होना था। 2020 में जो फर्नांडिस हैं इनका ताल्लुक यहूदी और इसराइली नेटवर्क्स और उनके मगरबी इत्तेहादियों से जुड़ा जो इंसानी हकूक़ के नाम पर दुनिया भर में अदम इस्तेहकाम फैलाने के मंसूबे चलाते थे। फ्रेडनिस के अटोया दौर में रिकॉर्ड से जाहिर है कि उसने ईमानदारी पर ज़ाती मफाद, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उसने अतिया दहिंदगान के पैसों को भी जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अपनी ज़ाती कुतब जो उसने तहरीर की उनके तर्जुमे भी इन्हीं इखराजात से अदा किए गए और ना सिर्फ खुद नुमाई थी उनके अमल में बल्कि इन नेटवर्क से वफादारी का इशारा भी थी। इसके बाद वो नॉर्वे हेलेंस्की कमेटी में गया जहां वो तवील अरसे से ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो यहूदी लॉबिंग के ज़ेरे असर हैं। वहाँ उसने इंसानी हकूक़ की ज़ुबान को सियासी मकासद के लिए हथियार बनाने का फ़न सीखा। अब 2023 में उसका चेहरा कुछ और ज़्यादा बेनकाब इस तरह हुआ कि उसकी मारंग लागू से मुलाकात हुई और मारंग लागू से मुलाकात भी इसी मंसूबे का हिस्सा थी। इस मुलाकात की अरेंजमेंट किया बलोच ने कराई जो खुद भी BLA की एक सरगर्म रुकन थी और जो खुल्लम खुल्ला BLA के साथ अपने ताल्लुक का इजहार भी करती थी और BLA के साथ अपने ताल्लुक या BLA से अपनी हमदर्दियों को अपनी तहरीरों के ज़रिए भी आगाह करती थी। किया बलोच के ज़रिए फ्रेडनिस ने जब मारंग लागू से मुलाकात की और उसके ज़रिए किया बलोच ने लॉबिंग की और उस लॉबिंग के बाद फर्नांडिस की मदद से मारंग बलोच का नाम नोबेल इनाम के लिए नामजद हुआ। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि रॉ ना सिर्फ BLA के पीछे है बल्कि मुसाद भी BLA की अहम पुष्टपनाह है। अब इस सारे अमल का मकसद इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर एक जानिब दबाव बढ़ाना है और इस बात का इजहार करना है कि मारंग लागू जो लापता अफराद के नाम पर BLA को पॉलिटिकल सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है उसका तर्ज अमल दुरुस्त है और रियासत पाकिस्तान इनफैक्ट एक जाबर और फाशिस्ट रियासत है। ये बुनियादी इकदाम हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं इस नॉमिनेशन के साथ कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन और इसराइली लॉबी का एक तयशुदा प्लान है और वो उसी प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब इससे भी दो अमली का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमन कमेटी को या फर्नांडिस को डॉक्टर मारंग के साथ तो
एसोसिएशन है, लेकिन उनकी तरफ से कभी पाकिस्तान में जो मासूम और बेगुनाह शहरियों का खून बहाया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, डेली बेसिस पर किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई कार्रवाई होती है, उनके ज़ुबान से BLA या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं उठी, जो कि इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे इदारे के लिए जो एक तवील तारीख़ रखता है, जिसका किरदार दुनिया के सामने आया है, और अब उस गैर मुतनाज़ा इदारा भी एक ऐसी शख्सियत के हाथों मुतनाज़ा बनने जा रहा है जो कि लॉबिंग के ज़रिए ही एक चेयरमैन के ओहदे पर आया, और लॉबिंग के ज़रिए ही दहशतगर्दों की पुश्त पनाहों को नोबेल अमन इनाम के लिए नॉमिनेट किया है। उसके लिए अब वोटिंग के लिए भी लॉबिंग की जा रही है। इसका मतलब ये है कि नोबेल कमेटी पहली मर्तबा एक ऐसी शख्सियत को नोबेल अमन इनाम देना चाहती है जो कि दहशतगर्दों की स्पोक्स पर्सन है, और ये पहला मौका होगा जब दहशतगर्दों की स्पोक्स पर्सन को अमन का इनाम दिया जाएगा और उसको खुली छुट्टी दी जाएगी कि जा, तुझे लेजिटिमेसी दे दी, तुझे कानूनी जवाज़ दे दिया दहशतगर्दों की हमायत का। और यही इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, ये नोबेल पीस कमेटी के लिए है, और देखना ये है कि वो अपने इस क्राइसिस से कैसे ओवरकम करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।